Sharif, let's just wait for the participants to rejoin, and then I'll take it from there. आई होप आप पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चंस कुछ ना कुछ होंगे, बिकॉज वही बात, अगर आप किसी पॉइंट पे कंफ्यूजन हो तो कि उस पर कुछ ना कुछ डिस्कशन एटलीस्ट जो है वो हो जाए। तो जस्ट कीप देम विद योरसेल्व्स। चैट बॉक्स से असल में मुझसे गुम जाएंगे अगर मीटिंग अभी ख़त्म हो जाएगी। ऑल्दो आई होप कि इस मीटिंग में वी आर एबल टू कवर इट ऑल। So I think we are at 94, so I think I'll just stop here. अच्छा डॉक्टर आयशा, जस्ट कीप योर क्वेश्चंस विद यू। मैं ये प्रेजेंटेशन ख़त्म हो जाती है तो आई विल टेक देम वन बाय वन, तो प्लीज़ उस वक्त शेयर कर दें, ठीक है? अच्छा, तो हमने इन्वेस्टिगेशंस तक हमने बात कर दी थी। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट पे जब भी ऑप्शन आती है तो आपने ट्रीटमेंट को बेसिकली 3 पोर्शंस में डिवाइड करना होगा। यू हैव टू सी कि जिस कंडीशन को आप ट्रीट कर रहे हो उसकी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन है या नहीं है, ठीक है? लाइक आपकी फ्यू कंडीशंस हैं जिसमें हम मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लाइक सेंट्रल जॉइंट सेल ग्रैन्युलोमा है, अब ये मीलोब्लास्टोमा की भी मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस आई हुई हैं, ठीक है? फिर इज देयर एनीथिंग एल्स दैट वी कैन ट्रीट medically, like आपके कीमो वाले any tumors malignancies which respond to कीमोथेरेपी, तो वो आपने फिर मेंशन करनी है कहाँ कहीं आपकी रेडिएशन वगैरह अप्लाई होती है नहीं होती, ठीक है? तो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। जब भी मुझे किसी ने वो भेजा है सेंट्रल जॉइंट सेल ग्रैनुलोमा का क्वेश्चन भेजा है चेक करने के लिए, मोस्ट ऑफ द टाइम नोबडी मेंशंस द मेडिकल ट्रीटमेंट, तो वो आप मुफ्त में यू आर लूजिंग मार्क्स, बिकॉज एक चीज़ है जिसकी मेडिकल ट्रीटमेंट है, तो व्हाई आरंट यू मेंशनिंग दैट, ठीक है ना? फिर सर्जिकल ऑप्शन, तो ऑब्वियसली यू आर ऑल सर्जन्स, तो आपने सर्जिकल ट्रीटमेंट तो आप मेंशन खामखा करनी होगी। एंड फिर जस्ट इन केस केस है विच सीम्स कि इसमें आप कोई ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे ड्यू टू द पेशेंट्स कोमोबिलिटीज़ या एन ASA ग्रेडिंग, या ट्यूमर बहुत एक्सटेंसिव है, आपके ख्याल में इसमें कुछ नहीं हो सकता, तो आपने एटलीस्ट पेलिएटिव ट्रीटमेंट भी की ऑप्शन भी देनी होगी उसमें, ठीक है? So whenever the option of treatment comes, you have to divide it into these 3 subheadings. फिर क्योंकि आप सर्जरी कर रहे हो तो आप ऑब्वियसली यू आर टेकिंग समथिंग आउट ऑफ द पेशेंट, कोई बॉडी पार्ट आप हटा रहे हो, रिसेक्शन वगैरह आप कुछ कर रहे हो, तो द रिकंस्ट्रक्शन ऑप्शंस आपने खामखा देनी होगी पेशेंट में, ठीक है? इसको अगेन यू कैन डिवाइड दिस डिपेंडिंग ऑन द केस के इसमें रिकंस्ट्रक्शन आप इमीडिएट करोगे या डिलेड करोगे। It goes without saying, obviously, in most cases, you should go for immediate reconstruction. तो रिकंस्ट्रक्शन भी फिर आपने डिवाइड करनी है, ये नहीं कि बस आप एक फ्लैप लिख दो एंड दैट इज इट, ठीक है? यू कैन डिवाइड इट इनटू ऑटोजेनस ऑप्शंस आपके पास क्या हैं, एलोप्लास्टिक ऑप्शंस आपके पास क्या हैं, एलोजेनिक ऑप्शंस आपके पास हैं या नहीं है, तो ऑलवेज ट्राई टू डिवाइड इट इन दीज 3। एंड इस इवन इसको भी आप फर्दर सब डिवाइड कर सकते हो। ऑटोजेनस में यू कैन गो फॉर जस्ट लाइक फ्री फ्लैप्स हैं आपके पास, या डिस्ट्रक्शन ऑस्टियोजेनेसिस है, तो मेंशन दैट, उनको फर्दर सब डिवाइड करें, वो करें। एंड ऑलवेज मेंशन एलोप्लास्टिक। आई नो बेशक पाकिस्तान में शायद होता नहीं होगा, एलोप्लास्टिक ऑप्शंस इतने नहीं होते, स्पेशली TMJ या उसमें, ऑल्दो आई हैव हर्ड कि लियाकत नेशनल में होता है, फुल जॉइंट रिकंस्ट्रक्शन होती है।
but still in terms of theory आपने you have to show the length and breadth of your knowledge. So if you're not mentioning an option just because you think it's not done, so that is shooting yourself in the foot. ठीक है, it could have been a part of the key लेकिन आपने लिखा नहीं, तो रिकंस्ट्रक्शन में you have to go in detail. और फिर जैसे डॉक्टर निगम ने हमारा वो जोक शेयर किया कि आपने बेसिकली घर तक मरीज को पहुंचाना है इन टर्म्स ऑफ फॉलो अप, तो शी इज़ वेरी राइट इन दिस रिगार्ड एंड आई विल स्टिल रिग्रेट टू से कि मोस्ट ऑफ द आंसर्स दैट आई गेट फॉर चेकिंग आर उसमें फॉलो अप के ऊपर बहुत कम या ऑलमोस्ट कुछ नहीं लिखा होता, बस यही लिखा होता है रेगुलर फॉलो अप। भाई ये फॉलो अप में क्या देखोगे, क्लिनिकली क्या देखोगे, रियोलॉजिकली क्या देखोगे, ठीक है मसलन कोई फ्लैप हुआ किया गया है तो उसमें क्या देखोगे भाई फ्लैप अपटेक हुई है नहीं हुई, उसमें कोई फ्लैप नेक्रोसिस के साइंस है नहीं है। फिर ऑब्वियसली उसमें रेडियोलॉजिकली उसमें कैसे देखोगे कि उस वहाँ बोन की अपटेक हो रही है या नहीं हो रही, कहीं उसमें नेक्रोसिस तो कहीं नहीं हो रही, या कहीं स्क्रूज जो उसमें लगे हुए थे रिकॉन प्लेट के वो कहीं लूज तो नहीं हो गए, डिस्प्लेस तो नहीं हो गए, क्लिनिकली कोई साइंस है ऑफ पस डिस्चार्ज, ऑफ अ फेलिंग फ्लैप, ऑफ अ नेक्रोज्ड फ्लैप वगैरह। तो ये चीज़ें आपको लिखनी होती हैं। एंड फॉलोअप में स्पेशली फॉर मोस्ट बिनाइन लीजन्स बहुत ही जेनेरिक फॉलोअप प्रोटोकॉल होता है विच इज़ दैट 1-3-6-12 वाला, कि 1 मंथ के बाद आप पेशेंट को देखो, फिर 3 मंथ्स के बाद देखो, फिर 6 मंथ्स के बाद देखो, फिर 12 मंथ्स के बाद देखो। तो मेंशन दैट, उसको लिखा करें। तो दैट शोज कि भाई आप बेसिकली पेशेंट को ए से लेके जी तक उसको सारा ट्रीट कर रहे हो। इस रिगार्ड में मैं आई शेयर जस्ट अनदर एक्सपीरियंस ऑफ माइन एज ए टीचर कि मैं आई टीच हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन टू फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, इस पर मैं अक्सर उनसे उनके साथ डेमो लेता हूँ। तो द फर्स्ट थिंग आई डू इन दैट डेमो इज कि मैं उनको वैसी एक पेशेंट दे देता हूँ कि भाई आप इसकी एक हिस्ट्री लो, यू हैव 15 मिनट्स टू डू दिस हिस्ट्री और मुझे हिस्ट्री ला के दो। तो वो दे टेक 15 मिनट्स वो ले लेते हैं, फिर आ जाते हैं, तो हार्डली एक पेज पे उन्होंने अपनी सारी हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन बस लिखी होती है अलॉन्ग विद डायग्नोसिस। तो फिर मैं उनसे पूछता हूँ अच्छा भाई आपने हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में ये नहीं पूछा, आपने मेडिकल हिस्ट्री में ये नहीं पूछा, वो सब के यही कहते हैं सर हमने पूछा है लेकिन लिखा नहीं है। तो मैंने कहा देखो बच्चे, व्हेन आई गेट योर हिस्ट्री तो आई कैन ओनली जज व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है, मैं तो वहाँ सामने खड़ा नहीं था व्हेन यू वर आस्किंग दीज क्वेश्चंस फ्रॉम द पेशेंट। तो हाउ विल आई नो कि आपने अब आप झूठ बोल रहे हो या आपने वाकई ये चीज़ें पूछी थी या नहीं पूछी थी। आई कैन ओनली जज व्हाट इज ऑन द पेपर। सो द सेम गोज फॉर यू। आपका जो अमालनामा जाता है एग्जामिनर के पास वो सिर्फ आपका कागज होता है, ठीक है, वही बताएगा कि भाई वाकई इस बंदे को कितना आता है और कितना नहीं आता। सो इफ़ यू इवन अगर आपको फॉलो अप प्रोटोकॉल आता था उस पेशेंट का लेकिन आपने लिखा नहीं है तो एग्जामिनर विल नॉट गिव यू मार्क्स, क्योंकि पेपर में जब आपने नहीं लिखा तो वो किस चीज़ पे आपको उसके नंबर दे। ठीक है। अच्छा, फिर एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है जो अक्सर मुझसे पूछा जाता है और मुझे स्पेशली रिक्वेस्ट भी हुई कि भाई पेपर में जब हमसे पूछा जाता है हाउ मेनी डायग्नोसिस, हाउ मेनी मैनेजमेंट प्लान्स, तो हम कितने लिखें। तो निगम ने भी बड़ा अच्छा कहा कि भाई राइट एज मैनी एज यू कैन इफ पॉसिबल, यू डोंट नो इसमें से कौन सा ठीक हो सकता है, स्पेशली फॉर दोज क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट हो कि इसमें कौन सा ठीक है कौन सा नहीं है। तो जितना हमने अपने एग्जामिनर्स और सुपरवाइजर्स से सुना है तो यू शुड ऑलवेज राइट अ मिनिमम ऑफ 3 एंड अ मैक्सिमम ऑफ 5 एंड दिस अप्लाइज फॉर योर पार्ट 2 वाइवा एज वेल। मैं आई वुड स्ट्रिक्टली एडवाइज यू के 3 से कम नहीं बताना, 5 से ज़्यादा नहीं बताना। द रीज़न बीइंग के 5 से ज़्यादा को जस्टिफाई करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, स्पेशली इन एन एग्जाम सिनेरियो जब वो व्हेन ऑल द एड्रेनलिन इज रशिंग थ्रू योर हेड एंड इतना वो स्ट्रेस होता है आपके ऊपर, अक्सर नींद सब किसी की पूरी नहीं होती, कोई नाश्ता करके नहीं आया होता, तो उस वक्त आपका दिमाग इतना काम नहीं कर रहा होता कि आप 5 या 5 से ज़्यादा डायग्नोसिस को जस्टिफाई कर सकेंगे। तो मिनिमम ऑफ 3 तक लिख लें, इवन दैट इज़ फाइन। बट इसमें मेरा एक ये पॉइंट आपको ज़रूर होगा, एडवाइस ज़रूर होगी कि वो जो 3 आप डायग्नोसिस लिखोगे ऑल 3 ऑफ देम शुड हैव अ डिफरेंट etiology। एक इन्फेक्टिव लिखें, एक न्यूप्लास्टिक लिखें, एक ऑटो इम्यून लिखें, एक बिनाइन लिखें, एक मेलिग्नेंट लिखें, ठीक है। द रीज़न बीइंग इज के अगर आप सारे इन्फेक्टिव कॉजेज ही लिख लोगे तो आपका मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा। इन्फेक्टिव की मैनेजमेंट में आप और एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्या लिख लोगे कि लेट्स सपोज अक्सर ये फंगल साइनोसाइटिस म्यूकॉर या इस पे क्वेश्चन आता है, तो एस्परजिलोसिस में या म्यूकॉर माइकोसिस में या कोई भी और हिस्टोप्लाज्मोसिस है, इन तीनों की मैनेजमेंट में आप क्या एक्स्ट्रा एक पॉइंट लिख लोगे जो किसी एक का है और दूसरे का नहीं है। ऑलमोस्ट सारों की डायग्नोस्टिक वर्कअप ऑफ ऑल फंगल इन्फेक्शंस इज द सेम।
तो आपकी मैनेजमेंट बहुत छोटी रह जाएगी। तो हो सकता है उस क्वेश्चन में म्यूकोर शायद जो था एक ही हिस्सा था, शायद बाकी आपने कोई मैलिग्नेंसी का वर्कअप भी उसमें मेंशन करना था, कोई बिनाइन ट्यूमर का भी शायद आपने मेंशन करना था। सो इफ यू हैवंट मेंशन्ड दोज, तो अगेन यू आर लूजिंग मार्क्स। ठीक है। इसकी एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको वो दे दूं। मेरा जो पेपर था जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन था कोई विच वाज अक्टूबर 2016 का था, आई लीजन्स थे उसमें, जेनिटल लीजन्स थे और कहीं और भी लीजन्स थे। तो उसमें वी वर आस्क्ड टू गिव अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो उसमें आई रोट वन विच वाज बैक्टीरियल, आई थिंक सिफिलिस, टर्शियरी सिफिलिस का केस था बेसिकली वो। एंड उसी पे क्वेश्चन सारा सेंटर्ड था, बट स्टिल इसके अलावा मैंने ऑटो इम्यून ऑप्शंस भी लिखे, पेम्फेगस वगैरह, बेशिट्स वगैरह, ये चीज़ें मैंने लिखी। और तीसरा मैंने शायद कुछ और भी लिखा था, विच आई डोंट रिकॉल राइट नाउ। तो देखें, अब इससे मेरी मैनेजमेंट खुद से ज़्यादा हो गई है, क्योंकि अब मैंने इसमें सिफिलिस का सारा वर्कअप एंड मैनेजमेंट भी लिखना है, और इसमें मैंने अब एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का भी सारा वर्कअप लिखना है, विच इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एन इन्फेक्टिव कॉज का वर्कअप। तो जितना आप डिफरेंट इटियोलॉजीज को एड्रेस करोगे, उतना आपका मैनेजमेंट खुद ब खुद बढ़ जाएगी। एंड बिलीव वेदर यू बिलीव दिस और नॉट, आप यकीन नहीं करोगे, मुझे टर्शरी सिफिलिस बिल्कुल आखिरी 10 मिनट ऑफ द पेपर में याद आया कि यार इसमें तो टर्शरी सिफिलिस भी हो सकता है। एंड मैं फिर जल्दी जल्दी उसका वर्कअप और वो सारा लिखा। तो जब मैं बाहर निकला, एवरीबडी यार उसमें तो टर्शरी सिफिलिस था, उसमें क्या मुश्किल था। आई वाज लाइक शुक्र है मुझे याद आ गया। तो बाकी मैंने सारा वर्कअप लिखा हुआ था, एंड में बस मुझे याद आ गया कि यार इसमें तो बैक्टीरियल कॉज मैंने कोई एड्रेस ही नहीं किया। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद लाइक आई सेड, जब आप डिफरेंट टियोलॉजीज को लिखोगे अपने डिफरेंशियल में, सो यू विल राइट योर मैनेजमेंट प्लान्स फॉर ऑल ऑफ द डायग्नोसिस दैट यू मेंशन, एंड दिस इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी दैट यू माइट guess the right diagnosis and you would have already written the right diagnosis, तो आप मुफ्त में मार्क्स लूज नहीं करोगे। ठीक है। अच्छा, अच्छा, एक और पॉइंट विच वाज आस्क्ड बाय फ्यू कैंडिडेट्स कि भाई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस में क्या किया जाए। तो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस में मतलब अक्सर जो जिस पे ज़्यादा बातें होती हैं कि भाई अमीलोब्लास्टोमा में अक्सर कंट्रोवर्सी होती है, केराटोसिस्ट में कंट्रोवर्सी होती है कि भाई इसमें रिसेक्शन पे जाएं या मार्सुपिलाइजेशन पे जाएं। तो अगर मैं आपको एग्जामिनर्स का पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, जो आई थिंक लास्ट रिफ्रेशर कोर्स हुआ था, तो दे आर नाउ लीनिंग मोर टुवर्ड्स मार्सुपिलाइजेशन, एंड आई वुड से सम एग्जामिनर्स, नॉट ऑल ऑफ देम, बट सम एग्जामिनर्स। तो इसमें देखें, अगेन मैं उस बात पे आऊँगा कि आपने आंसर ओपनली करना है, एंड गलत या कोई और ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट प्लान देने पे आपसे मार्क्स कटते नहीं हैं। तो आप केरेटोसिस में अगर सजेस्ट करते हो कि मैं मार्सुप्लाइज भी करूंगी एंड मैं रिसेक्शन की भी ऑप्शन, तो राइट जस्ट ट्रीटमेंट प्लान 1 मार्सुप्लाइजेशन, ट्रीटमेंट प्लान 2 रिसेक्शन, और इसमें मैं कैसे, हाउ वुड आई मार्सुप्लाइज, हाउ वुड आई फॉलो अप द पेशेंट एंड एटसेट्रा। और फिर रिसेक्शन का भी इसी तरह, ट्रीटमेंट प्लान नंबर 2 रिसेक्शन है, रिसेक्शन कहाँ से कहाँ तक, इसमें मैं रिकंस्ट्रक्शन क्या करूँगा, एंड इसमें फॉलो अप में क्या रखूँगा। तो आपसे अगेन इस बात के मार्क्स नहीं कटते इफ यू राइट मोर। तो wherever there is a controversial question where you don't know कि भाई what should I write, write all the options that you can think of। ठीक है। You are more than likely to answer what was in the key if you write everything। अच्छा, एक तीसरी चीज जो मुझे अक्सर कैंडिडेट से सुनने को मिलती है कि सर ये डिफरेंट वर्ड्स जो क्वेश्चंस में दिए होते हैं इनका मतलब क्या है। तो इफ़ आई अगर मैं इसको बहुत ही सिंप्लीफाई कर दूं आपके लिए, तो इसमें आप नोट करोगे कि मैंने सिर्फ 3 लफ्ज़ों को अंडरलाइन किया हुआ है, विच इज़ एनलिस्ट, इन्यूमरेट एंड कंफर्म। बाकी आपके पास जब भी ये डिफरेंट वर्ड्स आए तो बस ऑटोमेटिकली समझ जाएं कि भाई आपने डिटेल में आंसर देना है। ठीक है। यू हैव जो भी अगर आप पॉइंट लिखे तो उसके साथ आपने कम से कम 1 या 2 लाइंस की जस्टिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन आपने देनी होगी। एंड जब सिर्फ एनलिस्ट या इन्यूमरेट का लफ्ज इस्तेमाल हो, तो देन यू जस्ट सपोज टू राइट पॉइंट्स कि भाई पॉइंट नंबर 1 यूजली नो नीड फॉर एक्सप्लेनेशन, इस तरह पॉइंट नंबर 2 3 4 5, दैट्स इट। ठीक है। सो इन्यूमरेट या एनलिस्ट आ जाए, देन यू कैन जस्ट राइट द पॉइंट्स। लेकिन जब बाकी ये सारी चीज़ें आपसे पूछी हों, तो देन यू सपोज टू गो इन डिटेल। इसमें एक लफ्ज़ है जो मैंने कैपिटल में नहीं किया लेकिन अंडरलाइन किया, विच इज़ कंफर्म। तो
अक्सर चीज़ मैंने ये देखी है कि कंफर्म के ऊपर आप लोगों की थोड़ी कंफ्यूजन होती है। कंफर्म में आप अगेन यू राइट ऑल द इन्वेस्टिगेशंस व्हिच इज़ नॉट अ बैड वो वे टू आंसर इट, लेकिन अक्सर इसमें आप कंफर्मेटरी टेस्ट को भूल जाते हो। जब आपसे कंफर्मेशन मांगी हुई है, लेट्स सपोज कोई नियोप्लाज्म है, सो यू नो कि उसमें फिर यू हैव टू गो फॉर अ बायोप्सी ऑफ डिफरेंट इंसिजनल और एक्ससिजनल बायोप्सी आपको करनी है, ठीक है। तो दैट इन्वेस्टिगेशन शुड बी एट द टॉप कि आप एक डायग्नोसिस को कंफर्म कैसे कर रहे हो, या एक फ्रैक्चर है उसको कंफर्म कैसे कर रहे हो। तो फॉर दैट यू हैव टू राइट द गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन ऑन टॉप, एंड बाकी इन्वेस्टिगेशंस आपको कंफर्मेशन नहीं देंगी। बाकी इन्वेस्टिगेशंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा सस्पेशन दे सकती हैं कि भाई क्वेश्चन या डायग्नोसिस जो है शायद किस तरफ जा रही है, बिनाइन की तरफ बात है, मैलिग्नेंट की तरफ बात है, ठीक है। जैसे अल्ट्रासाउंड होता है, इट डज नॉट टेल यू कि भाई डायग्नोसिस क्या है, वो आपको सिर्फ हिंट दे सकता है कि यार ये कोई सिस्टिक पैथोलॉजी है या कोई ट्यूमर है या क्या चीज़ है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। अच्छा, अनदर क्वेश्चन दैट आई यूजुअली गेट आस्क्ड बाय यूजुअली कैंडिडेट्स जिन्होंने बिल्कुल फ्रेश पेपर दिया होता है कि भाई हाउ मेनी ऑफ क्वेश्चंस कैन आई अफोर्ड टू गेट रॉन्ग। सो इस पे जो है कोई ऐसा कंसेंसस एज सच नहीं है, बट जितना मैंने देखा हुआ है तो आई इन माय ओपिनियन अगेन दिस इज़ नॉट समथिंग जो मैं आपको बहुत ही अथॉरिटी से बता सकता हूँ। इट इज़ माय ओपिनियन कि यू कैन अफोर्ड टू कम्प्लीटली मेस अप 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 20। आप 2 को मेस अप कर सकते हो कम्प्लीटली, ठीक है, लाइक 0 आउट ऑफ 10। उसमें अगर आप ले भी लो, देयर इज स्टिल अ चांस कि आप बाकी क्वेश्चंस अच्छा कर लो, तो यू कैन कॉम्पनसेट फॉर दीज क्वेश्चंस। तो अक्सर आप लोग इवन आई वुड इंक्लूड माई सेल्फ इन दिस कि क्वेश्चन बाकी पेपर हमने अच्छा किया होता है, निकल के आ जाते हैं, हमें बस वो 1-2 क्वेश्चन की टेंशन होती है कि भाई यार वो तो गंदे हो गए, अब क्या होगा, विल वी फेल जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन क्वेश्चन नॉट। सो एटलीस्ट देखें, आपका जो पेपर बनता है एटलीस्ट 60-70% ऑफ इट जो है वो तकरीबन आप आंसर कर सकते हो या कर पाते हो। बाकी जो 20-30% होता है वो ज़रा या 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं वो ज़रा टफ होते हैं, दे मेक देम दैट वे। इससे उनको इन अ वे आप कह सकते हो पता लग जाता है कि भाई कौन सा बंदा ने कितनी पढ़ाई की है, और या विच इज़ एम्ड एट मे बी दैट 10% ऑफ दोज TMOs जिन्होंने वो आर वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, या वो शायद वो ही सिर्फ उसको आंसर कर पाते हैं। तो इन दैट रिगार्ड दे स्टिल गिव यू इनफ मार्जिन कि आप इसको यू कैन पास द पेपर, ठीक है। तो वही बात, दे विल बी 1 to 2 क्वेश्चंस दैट यू डोंट नो, और सबसे बड़ी बात कि मार्जिन ऑफ एरर जो है वो किस्मत पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। हो सकता है कि वो क्वेश्चन जो है इतना टफ हो कि उसमें मेजॉरिटी कैंडिडेट्स फेल हो जाएं, तो CPSP कैन टेक दैट क्वेश्चन आउट ऑफ द मार्किंग स्कीम इटसेल्फ because most of the candidates are failing in that question. तो वो इनकी चेकिंग का कोई तौर तरीका है, आई डोंट हैव टू मच डिटेल्स ऑन दैट, ये एग्जामिनर्स को ज़्यादा अच्छा पता होगा। बट दे से कि व्हेन मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स आर फेलिंग इन अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, तो यूजली CPSP उसकी कंसिडरेशन देती है कि भाई दिस इज प्रॉब्ली अ पोorly डिजाइंड क्वेश्चन, या दिस वाज टू हार्ड, इसलिए मेजॉरिटी कैंडिडेट्स फेल हुए हैं, सो इस क्वेश्चन को मार्किंग स्कीम से निकाल देना चाहिए। So how to prepare your attempt? I would say that knowledge is obviously a must, लेकिन knowledge alone does not guarantee you a pass. It is basically वो आप अपनी knowledge को present किस तरह करते हो, that is the key in determining how you pass. तो जब आप points में लिखोगे with explanation या tables बनाओगे या flow charts बनाओगे, so that gives a much better impression of your logical reasoning and your ability to answer a question. तो that also makes it easier for the examiner to see कि आपका thinking किस तरह है, की में से points भी pick करना उनके लिए easy हो जाता है, and maybe that guarantees you a better chance at clearing that question. So and again a big no to paragraphs. मेरा मशवरा होगा कि क्योंकि आई थिंक 28 को पेपर है आप लोगों का, तो 7 to 10 days बिफोर योर एग्ज़ाम आप अभी से एग्ज़ाम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर लो। गिव योरसेल्फ 15 मिनट्स 18 मिनट्स का टाइम लिमिट एंड अटेम्प्टिंग दैट क्वेश्चन एंड स्टार्ट करें। एक तरह से आपकी लिखने की स्पीड भी ज़रा की प्रैक्टिस हो जाएगी, बिकॉज ऑल ऑफ अस हम इतना लिखाई तो दिन में करते ही नहीं है कि हम वी आर रेडी, या हमारा हाथ थक जाता है अक्सर in answering, like writing for 3 hours straight. None of us do that anymore. तो ये प्रैक्टिस जो है 7 to 10 days की, दिस इज एसेंशियल कि आपका वो प्रैक्टिसिंग की लिखने की आपकी प्रैक्टिस हो जाए बेसिकली, ठीक है।
एंड जो आपके आंसर्स हों उनको प्लीज़ अपने कॉलीग्स के साथ शेयर करें, सीनियर्स के साथ या सुपरवाइजर्स के साथ, कि वो उसको क्रिटिक करें और आपको उस पर फीडबैक दे सकें। तो ये मेरा मशवरा होगा आप लोगों के लिए, बिकॉज हो सकता है वो नॉलेज हो आपके पास लेकिन वो क्वेश्चन उस तरह क्लिक नहीं हुआ आपके माइंड में जिस तरह उसको होना चाहिए, एंड उसकी वजह से यू आर मिसिंग आउट ऑन पॉइंट्स विच यू मे नो बट आपके जहन में क्लिक नहीं हुए तो आपने लिखे नहीं। तो ये आदत मैंने खुद अपनाई थी। मैं था, मेरे साथ मेरे और कॉलीग्स थे, वी यूज्ड टू गो टू आवर सुपरवाइजर और जो क्वेश्चंस हमें नहीं समझ आते थे वी यूज्ड टू गो एंड डिस्कस दिस विद देम। और इवन व्हाट्सएप पे भी जो इतने टीएमओ ग्रुप्स हैं जिनके माशाल्लाह इतने पार्टिसिपेंट्स आज आए हुए हैं, तो वी यूज्ड टू शेयर क्वेश्चंस ओवर देयर, अभी भी लोग करते हैं। तो और इसमें मेरा एक मशवरा आप लोगों के साथ ये होगा कि हमसे, एंड आई से दिस विद ऑल हम्बलनेस, कि वी डोंट नो ऑल द आंसर्स, ठीक है? तो व्हेन आप हमसे रिक्वेस्ट करते हो कि भाई इसके ऊपर हमें लाइक पूरा आंसर भेज के दो, तो आई एम सॉरी, इसमें हम आपको वी वोंट बी एबल टू डू दैट, बिकॉज एक तो आप लोगों की पढ़ाई फ्रेश है, मोस्ट ऑफ अस हु हैव पास्ड वो 1 या 2 साल वी हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम आवर बुक्स, वी डोंट रिमेंबर एवरी सिंगल पॉइंट। तो दैट्स व्हाई व्हेन वी रिक्वेस्ट यू कि आप आंसर्स यहाँ अपलोड करो एंड उसके ऊपर तब डिस्कशन करते हैं, तो आई थिंक दैट इज मोर फीजिबल फॉर अस एंड फॉर प्रॉब्ली यू एज वेल, कि आप लोगों का क्वेश्चन या आप लोगों का जो आंसर है उसकी क्रिटिकिंग मल्टीपल लोग करेंगे तो आपको इसमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता देंगे। शर्माए मत इस बात से, आई डोंट नो लोगों को क्यों ये अजीब लगता है कि भाई हम अपने आंसर्स क्यों शेयर करें, दूसरे को पता लग जाएगा कि मैंने कितनी पढ़ाई की है और कितनी पढ़ाई नहीं की हुई। प्लीज़, दिस इज़ नॉट दैट टाइम कि आप इस चीज़ की टेंशन लें कि लोग क्या समझेंगे या क्या वो कहें। देखें, आपने FCPS पास करना है, ठीक है? ज़िंदगी में और भी बहुत मसले हैं अदर देन FCPS, एंड इसमें शर्म के लिए अभी टाइम नहीं है कि यू आर फीलिंग ऑड अबाउट शेयरिंग योर आंसर्स वगैरह। हम एटलीस्ट व्हेन आई डिड इट, जब मैं आंसर देता था उस ग्रुप में, तो मैं एटलीस्ट इसी इंटेंशन के साथ देता था कि भाई कोई मुझे क्रिटिक कर लेगा, कोई मुझे ठीक कर देगा, एंड अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज ऑफ दैट आई पास्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। क्योंकि ये दिस इज नॉट द टाइम टू बी शाय अबाउट दीज थिंग्स। प्लीज शेयर योर आंसर्स। सीनियर्स जो हैं हम सारे, वी ट्राई, लेकिन वी कैन नॉट गिव यू द होल आंसर, ठीक है? हम उस पर आपको क्रिटिक करके बता सकते हैं कि आपके अप्रोच में ये मिसिंग है या ये है, लेकिन फुल आंसर हमसे एक्सपेक्ट करना, आई एम सॉरी, उस पर हम आपको शायद पूरा आपकी उम्मीदों पे पूरा उतर के नहीं आएंगे इन दैट रिगार्ड। सो दैट इज द एंड ऑफ माय टॉक। आई थिंक चैट बॉक्स जरा देख लेते हैं इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस एंड वी विल टैकल दोस। अच्छा, लेट्स सी। अच्छा, सबसे पहले डॉक्टर आयशा का एक क्वेश्चन है कि इन्वेस्टिगेशंस को हम कहाँ से स्टार्ट करें? वेल, इन्वेस्टिगेशंस आई वुड एडवाइज यू कि इसको 2 हेडिंग्स में डिवाइड करें। यू कैन पुट इट लाइक इन्वेस्टिगेशंस जो आपकी एनेस्थीसिया फिटनेस के लिए होती हैं, एंड सॉरी, दोज इन्वेस्टिगेशंस जो आप बेसिकली सर्जरी के लिए करते हो। तो एनेस्थीसिया वाली इन्वेस्टिगेशन में ऑब्वियसली आपका CBC, कोआगुलेशन प्रोफाइल, हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग, एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। और फिर सर्जरी रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस जो हैं, फिर उसमें आप ऑब्वियसली एक्सरेज लिखोगे। अगर कोई लैब इन्वेस्टिगेशन है लाइक बिसफॉस्फोनेट्स, ओरल बिसफॉस्फोनेट्स के लिए आप CTX करते हो, यू मेंशन दैट। फाइब्रोसिस के लिए हम भी NNC, टीलोपेप्टाइड्स वगैरह करते हैं। केरोटोसिस्ट के लिए आई थिंक एक स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन होती है, साइटोकेरेटिन 10। तो लाइक ये इसमें अगर आप इसको डिवाइड कर दो तो प्रॉब्ली इट विल बी बेटर इन दैट रिगार्ड। अच्छा, डॉक्टर मारिया का एक क्वेश्चन है कि DDs में रैंडमली स्टार्ट करें या सिक्वेंशियली जाएं? यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द वन जिसकी सबसे हाई प्रोबेबिलिटी हो, वो सबसे टॉप पे होना चाहिए, एंड लीस्ट लाइकली जो है वो आपने नीचे रखना होगा। और अच्छा, आई थिंक इसका तो आंसर डॉक्टर निगम ने दिया हुआ भी है। डॉक्टर राशिदा के क्वेश्चन है, कैन वी राइट प्रॉब्लम लिस्ट ऑन आंसर शीट? यस, लिख सकते हैं, लेकिन अगेन यू हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ पेपर, तो आई वुड एडवाइज यू के प्रॉब्लम लिस्ट को क्वेश्चन पेपर पे ही लिख दें। अक्सर लोगों का, आपने जो पेपर शेयर करते हैं आपने देखा होगा, वो प्रॉब्लम लिस्ट उन्होंने पेपर पे ही लिखी होती है, क्योंकि पेपर यू कैन टेक होम विद यू। तो लेकिन इफ़ यू हैव स्पेस ऑन द आंसर शीट तो बिल्कुल उस पर भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, डॉक्टर लैला का क्वेश्चन है कि एंड डॉक्टर निगम प्लीज फील फ्री टू जंप इन वेरेवर यू थिंक यू कैन ऐड समथिंग। आई नो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन प्लीज फील फ्री टू जॉइन इन एज वेल इफ यू हैव एनीथिंग एक्स्ट्रा टू ऐड टू व्हाटएवर आई एम सेइंग।
अच्छा, फिर है डॉक्टर लैला का क्वेश्चन है कि शेड्यूल ऑफ फॉलो अप, आई थिंक एक जेनेरिक फॉलो अप पीरियड तो मैंने आपको बता दिया था, 1 3 6 12 इज द फॉलो अप दैट यू कैन गिव फॉर मोस्ट ऑफ योर बेनाइन लीजन्स, एंड अब कुछ लीजन्स में यू हैव टू टेक इट डिफिनेटिवली। अब देखिए अमीलोब्लास्टोमा के लिए मोस्ट स्टडीज में लिखा होगा कि इसमें लाइफ लॉन्ग फॉलो अप होता है, बिकॉज इसमें रिकरेंस हैज बीन रिपोर्टेड इवन 30 years following the removal of the lesion. So in that regard, you have to be bit specific for certain lesions जिसमें recurrence potential high है, like ameloblastoma है, OKC है। तो लेकिन generically you can always start with 1 3 6 12 and then you can put it yearly और क्या कहते हैं biannually for lesions जिनमें आप high recurrence potential suspect कर रहे हो। SCC का अपना follow up period है, वो आप articles या उसमें देख लो। I think उसमें first year का if I'm not wrong monthly follow up होता है, एंड फिर सेकेंड ईयर शायद इस तरह 3 मंथली है या इस तरह कुछ है। तो वो काइंडली आप आर्टिकल से उससे कंफर्म कर लो, मुझे भी वो एग्जैक्टली रिकॉल नहीं हो रहा। अच्छा, सीक्वेंस, अच्छा डॉक्टर साहिबा का क्वेश्चन है सीक्वेंस इन, अच्छा एक मिनट, मैंने गलती से अपने को होस्ट को भी म्यूट किया हुआ है, सो जस्ट गिव मी अ मिनट। Thank you. सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा, फिर क्या क्वेश्चन था, लेट मी जस्ट चेक। अच्छा, sequence and trauma management different in Fonseca and Brennan, what you have to write, combine the two, make your own management, क्योंकि एंड में जब आप रिवीजन कर रहे होगे तो आपसे आप ना Fonseca खोल के सारी रिवाइज कर सकते हो ना Brennan कर सकते हो। तो हमारे सुपरवाइजर ने हमें बड़ा अच्छा एक तरीका बताया था कि रिवीजन एंड डेज में कैसे करनी है, कि व्हाट यू डू इज के अगर आपके पास लास्किन है स्टडी गाइड, तो इफ़ यू डोंट हैव इट इन हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी खैर है मैं ग्रुप्स में आज भी शेयर कर दूंगा अगर आप लोगों को चाहिए, तो व्हाट यू डू इज यू प्रिंट इट, एंड प्रिंट इस तरह करें कि उसका एक पेज ब्लैंक छोड़ें और एक पे प्रिंट लाएं, ठीक है। तो जो ब्लैंक पेज आपके पास होगा तो उस टॉपिक की जो एक्स्ट्रा बातें जो लास्किन में नहीं है वो आप फॉन्सिका से, ब्रेनन से, उससे लिख के आप लास्किन में ऐड कर दो। सो जब एंड में आप पढ़ रहे होगे, एंड में यू डोंट हैव टू गो थ्रू फॉन्सिका एंड ब्रेनन एंड ऑल द एवरीथिंग बुक्स, वो सब चीज़ें एक्स्ट्रा पॉइंट जो हैं वो आपके पास बेसिकली लास्किन में मौजूद होंगी। सो दैट विल मेक इट ईजियर फॉर यू टू रिवाइज, एंड उससे आप अपना एक कंबाइन एक मैनेजमेंट का वो बना सकते। लेकिन जनरली ट्रॉमा मैनेजमेंट का जो है ऑब्वियसली यू स्टार्ट फ्रॉम ATLS एंड देन यू टेक इट फ्रॉम देयर अकॉर्डिंग टू वट एवर द क्वेश्चन डिमांड्स। तो उसमें इतना डिफरेंट नहीं होगा जितना मेरा ख्याल है, बट स्टिल इफ यू कैन कंबाइन द टू, व्हाई नॉट गो फॉर इट। अच्छा, what to study from facial cosmetic surgery, it's very tricky, not अच्छा। I'll be very honest, cosmetic surgery जब मैंने पेपर दिया था हमारे वक्त में भी इतनी इन नहीं थी। उस वक्त ज़्यादातर ये 2 क्वेश्चंस आए थे ये डबल चिन की मैनेजमेंट पे, जो हमने बस वैसे ही क्वेश्चन प्रिपेयर कर दिया था, एंड एज सच वी डिडंट स्टडी कॉस्मेटिक सर्जरी। सो इसके लिए मैंने इस तरह किया कि आई रिक्वेस्टेड अ कपल ऑफ पीपल कि वो मुझे अपनी बुक लिस्ट शेयर करके दें, एंड 2 ऑफ माय कॉलीग्स वर वेरी काइंड इनफ टू शेयर दैट विद मी। तो इंशाल्लाह आई होप, आई एम सॉरी अगेन कि वो मैं बहुत टाइम से कह रहा हूँ कि मैं बुक लिस्ट कंबाइन करके दूंगा, लेकिन अभी तक की नहीं है। आई हैव जस्ट बीन बिजी विद अ कपल ऑफ थिंग्स, बट होपफुली सून आई विल कंबाइन इट एंड वो मैं अपलोड कर दूंगा, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि फेशियल कॉस्मेटिक सर्जरी कहाँ से पढ़नी है और उसमें क्या क्या करना है इंशाल्लाह। तो आई होप वो उसमें आंसर हो जाएगा आपका। I would like to answer that question. मैंने जो facial cosmetic surgery की थी, that I did from Current Therapy by Shahrukh. It's a very good book and it's my personal favorite. लेकिन यही है कि एंड में इसको रिवाइज करने का टाइम नहीं मिला था, तो रिविजन मैंने लास्किन से कर ली थी। एंड ऑल सच टॉपिक्स जो बहुत ब्रॉड है एंड यू थिंक उनके क्वेश्चंस नहीं आते इतने एग्जाम्स में, तो शाहरुख जो बुक है उसमें से कर लें, बिकॉज उसमें 2-2 या 3-3 पेजेस के चैप्टर्स हैं जिसमें सारा जो है हमारा लिमिटेड इंफॉर्मेशन और कंसाइज इंफॉर्मेशन है। सो आई वुड से दैट go for Shahrukh and revise it from Laskin, and Laskin से बेहतर जो है आई थिंक रिविजन के लिए कोई दूसरी बुक नहीं है। I would agree with Dr. Nigam on that, बिल्कुल।
अच्छा, एक और क्वेश्चन है दैट फायर आर्म ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल एंड ऑप्शंस, ये तो आपकी बुक में दिया हुआ है, यू कैन टेक इट फ्रॉम एनी बुक, या आर्टिकल्स भी इस पे काफ़ी शेयर हो चुके हैं, तो एंड इतना डिफरेंस नहीं है बिटवीन द आर्टिकल्स एंड द बुक्स, तो वट एवर यू फाइंड ईजी टू स्टडी यू स्टडी दैट। मैंने जब पढ़ा था हमारे वक्त में, उसमें पीटरसन में बहुत अच्छा दिया हुआ था, उसमें काफ़ी डिटेल्ड, आई थिंक 1 या 2 चैप्टर्स थे इसके ऊपर, लॉन्ग पीटरसन जो है बेसिकली, so I studied that, but you can study whatever you fancy. Acha, if a question says what is principles of management, what we have to write principles of management, again वही history से ही I think आप start करोगे, तो that should cover everything till follow up. लेकिन if you are asking for a specific question, Dr. Aisha, तो question mention कर दें क्योंकि एक question आज मुझसे किसी ने पूछा था कि एक क्वेश्चन आया था अबाउट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो वो जो है कुछ मैंने आर्टिकल से फिर उनको आंसर दिया, एंड कुछ जो है आई थिंक वो जो क्या कहते हैं टक्कर में जो इन्फेक्शंस का जो चैप्टर है उससे एड्रेस करके दिया। सो इट डिपेंड्स, आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विल वेरी फ्रॉम डिजीज टू डिजीज। अच्छा, नीचे और चले जाते हैं। अच्छा, डॉक्टर जमीना का क्वेश्चन है कि इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द क्वेश्चन देन व्हाट टू डू, राइट लास्ट टाइम फिलर टेक्निक केम। वेल लाइक आई सेड, 1 या 2 क्वेश्चन इस तरह होंगे व्हिच यू कैन अफोर्ड टू मेस अप, एंड फिलर टेक्निक का क्वेश्चन इज प्रॉब्ली वन ऑफ दोस क्वेश्चन जो शायद मे बी ओनली दोस 5-10% ऑफ दोस एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीएमओज जिनमें से हम नहीं होते मोस्टली, तो शायद उनको ये आता होगा। तो अगेन वही बात देखें, प्लीज गेट दिस थिंग आउट ऑफ योर हेड कि आपको 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस यू विल अटेम्प्ट एब्सोल्युटली परफेक्टली, ठीक है, दैट डज नॉट हैपन टू एनीवन एट ऑल। तो एक या 2 क्वेश्चंस आप किस तरह होंगे जो आपको नहीं आएंगे, तो जनरली अगर आप उसमें कुछ लिख सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज वरना एटलीस्ट कुछ लिखने की कोशिश कर लें, मे बी वो ठीक हो सकता है या ठीक ना हो, लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। जी कंटिन्यू, सॉरी, मैं कह रही थी कि एक टिप है ऐसे क्वेश्चंस के लिए जो आई पर्सनली अप्लाइड, कि जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो जो चीज सबसे पहले जहन में आए आप वो लिखते हैं। एट टाइम्स आपका जहन उसको प्रोसेस नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके ऑक्सीपिटल लोब में पड़ी होती है। So whatever that comes into your mind, no matter how if you cannot relate it at the moment, लेकिन कुछ ना लिखने से कुछ लिखना जो है I think बेहतर है। एग्जैक्टली। इस तरह एक और क्वेश्चन था जो अक्सर पूछा जाता है कि भाई ये क्वेश्चन आया हुआ था कैरोटिड कैवर्नस फिस्टुला के ऊपर, तो उसमें सारे लोग बड़े परेशान थे कि यार ये कैरोटिड कैवर्नस फिस्टुला हमारे कोर्स में कहाँ से आ गया है। मेरे भी जहन में ये जब ये एंड दिस वाज अ पार्ट ऑफ द पेपर दैट आई गेव, तो मेरे जहन में वो एकदम क्लिक हो गया, बट आई वाज लाइक यार ये 10 मार्क का क्वेश्चन कैरोटिड कैवर्नस फिस्टुला के ऊपर कैसे हो सकता है, क्योंकि दैट वाज द ओनली थिंग दैट आई रिमेंबर्ड कि इसमें पल्सेटाइल प्रोप्टोसिस होती है। तो फिर मैंने क्वेश्चन को पढ़ा एंड देन आई अंडरलाइन दोस प्रॉब्लम्स, तो मैंने कहा देखो इसमें एंगल फ्रैक्चर भी है। तो व्हेन माय सम ऑफ माय कॉलीग्स हु केम आउट, हर कोई ये पूछ रहा है तुमने कैरोटिड कैवर्नस फिस्टुला में क्या लिखा है उस क्वेश्चन में। मैंने कहा यार उसमें तो एंगल फ्रैक्चर भी था। फिर ओ उसमें एंगल फ्रैक्चर भी था, वो तो मैंने आंसर ही नहीं किया। सो यू नो यू जस्ट गेट फोकस्ड ऑन टू मेनी थिंग्स कि भाई वो एक सिनारियो से आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई इसमें तो पल्सेटाइल प्रोप्टोसिस है, अब इसकी मैनेजमेंट मैं क्या करूंगा, एंड यू डोंट लुक एट व्हाट इज बाकी उस क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया हुआ है। सो यू हैव टू फोकस ऑन एवरीथिंग इन द क्वेश्चन, बिकॉज इवन नाउ आई कैन टेल यू कैरोटिड कैवर्नस फिस्टुला के ऊपर सिर्फ एक हेडिंग थी, हेडिंग भी नहीं थी, सिर्फ एक छोटा पैराग्राफ था पीटरसन में विच आई स्टडीड, एंड वो फॉर सम रीजन मेरे जहन में बैठा हुआ था व्हेन आई रेड पल्सेटाइल प्रोप्टोसिस। तो द क्वेश्चन, बल्क ऑफ द क्वेश्चन वाज ऑन आंसरिंग कि एंगल के फ्रैक्चर की मैनेजमेंट क्या थी, एंड ये हमें एग्जामिनर्स ने भी कहा कि कैरोटिड कैवर्नस फिस्टुला वाज जस्ट टू थ्रो यू ऑफ, द एंगल फ्रैक्चर की ट्रीटमेंट बेसिकली दैट वाज द मेन थिंग उसमें। अच्छा, जनरल हेडिंग्स का क्राइटेरिया, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी गिवन दिस कि हेडिंग्स का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, एंड बाकी आपने भी डॉक्टर साहब आपने इसमें ठीक दिया हुआ है, मुझे उन्होंने प्राइवेटली मैसेज किया हुआ है किसी ने, बट दिस इज राइट।
In trauma, अच्छा डॉक्टर माजिबिन का क्वेश्चन है, in trauma patient do we have to write the complete ATLS protocol? No. It depends कि आपको बाकी सिनारियो में क्या दिया हुआ है. अगर उसमें दिया हुआ है कि भाई पेशेंट है अनकॉन्शियसनेस के साथ आया हुआ है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने 10 मिनट सारे वो रेस्पिरेशन को एड्रेस करना है या सर्कुलेशन को एड्रेस करना है. वो आपको पहले से ही थोड़ा पॉइंटेडली बता रहा है कि भाई ये अनकॉन्शियसनेस है तो उसमें कुछ एयरवे की बातें हैं, कुछ न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट की बातें हैं. तो आपने सर्कुलेशन पे सारा टाइम जो है वो लेट्स सपोज वेस्ट नहीं करना. या बाकी अगर उन्होंने कुछ और फ्रैक्चर्स मेंशन किए हुए हैं तो आपने यू जस्ट राइट कि फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट विल बी स्टेबलाइज्ड अकॉर्डिंग टू ATLS प्रोटोकॉल एंड बाकी फ्रैक्चर की सारी मैनेजमेंट देनी है. तो यू डोंट हैव टू राइट द कंप्लीट ATLS प्रोटोकॉल. अच्छा, एक और क्वेश्चन है डॉक्टर मैक्स फैक्स. अच्छा, ये तो डॉक्टर राम है कि व्हेन टू स्टार्ट लिटरेचर स्टडी. आई एम सॉरी डॉक्टर राम, आपके क्वेश्चन की समझ नहीं है, अगर आप इसको काइंडली क्लैरिफाई कर दें कि आर यू टॉकिंग अबाउट व्हेन टू He's स्टडी trying to ask, आर्टिकल्स? yes, I think he's asking about articles. आर्टिकल्स वेल, मैं आपको अपनी सीनियर की बड़ी फेमस स्टोरी कर दूं. बड़े मेरे एक अच्छे सीनियर थे, उनके साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरा था. एंड उनसे जब मैंने पूछा कि अजमल भाई ये आर्टिकल्स कितने करने हो, कहाँ से करने हैं वगैरह, और आपके जो है वो मुझे दे दें, तो बड़े फखर से इस तरह सीना खोल के मुझे बोले, फहद मैंने एक भी आर्टिकल नहीं पढ़ा एंड आई पास्ड. तो प्रॉब्ली उस And I would relate. मुझे याद है कि आपसे जब मैंने ये क्वेश्चन किया था जी जी कि आपने कितने आर्टिकल्स पढ़े थे, आपने कहा था मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं आर्टिकल्स पढ़ता, एंड आई जी, पास, सो आई आल्सो बिल्कुल फॉलोड इट. मैंने बिल्कुल भी कोई आर्टिकल नहीं पढ़ा था बिल्कुल. एंड वी पास. हाँ So नहीं. I think article, it would be good if you read the articles after, जैसे ही आप कोई टॉपिक खत्म करते हो, let's suppose आपने कंडाइलर फ्रैक्चर्स पढ़े, तो उसके साथ एक रेलेवेंट 2020-2019 का पबमेड से आर्टिकल डाउनलोड करके, रिव्यू आर्टिकल, वो डाउनलोड करके पढ़ लें. तो रिव्यू आर्टिकल will give you all the information including the latest advancements. One thing I missed in my presentation was कि हर क्वेश्चन के एंड में एक हेडिंग दें लेटेस्ट एडवांसमेंट्स की, और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो लेटेस्ट एडवांसमेंट्स हैं, लेट्स सपोज स्टीरियोलिथोग्राफी है, रोबोटिक सर्जरीज हैं, टॉर्स टंग सर्जरी में यूज होता है, ट्रांस ओरल रोबोटिक सर्जरी, वो जरूर मेंशन करें. सो यू माइट बी एबल टू ग्रास्प अ फ्यू एक्स्ट्रा मार्क्स इफ यू मेंशन द लेटेस्ट एडवांसमेंट्स. बिल्कुल एंड बस आर्टिकल्स का वही है कि रिव्यू आर्टिकल्स पढ़ें, दैट वुड बी इनफ. बिल्कुल. इनफैक्ट वाइवा के लिए सिर्फ मुझे याद है कि मैंने आर्टिकल्स पढ़े थे, वही कि भाई लेटेस्ट मैनेजमेंट क्या वो है. लेकिन इवन जब ये चीज़ मैंने अपने सुपरवाइजर से पूछी तो उन्होंने मुझे सारा वाइवा की मार्कशीट बताई कि आपके वाइवा में मार्क्स किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. तो 100 मार्क का अगर आपका वाइवा होता है, लेट्स सपोज लॉन्ग केस है, तो उसमें सिर्फ 5 मार्क्स लेटेस्ट एडवांसमेंट्स के होते हैं. एंड सर ने मुझे कहा कि आपसे लेटेस्ट एडवांसमेंट्स तब पूछे जाते हैं when you have passed that station, और वो आप एग्जामिनर आपको वैसे ही एक्स्ट्रा मार्क्स अगर देना चाहे तो आपसे लेटेस्ट एडवांसमेंट्स पूछेगा. सो इट इज नॉट क्रिटिकल फॉर पासिंग द क्वेश्चन और द वाइवा. ठीक है, सो इस पे इतना ज्यादा वो मत टाइम मत वेस्ट करें. यस, रिव्यू आर्टिकल एक पढ़ लें, बट ये ना हो कि आप महीने से सिर्फ आर्टिकल्स जमा कर रहे हैं एंड आपने इतना बड़ा एक पाइल बना दिया हो फॉर योरसेल्फ कि भाई अब ये कौन पढ़ेगा. सो दैट वुड बी माय एडवाइस इन दिस रिगार्ड. डॉक्टर असलान, आपने जो जनरल हेडिंग्स का क्राइटेरिया दिया हुआ है, आई थिंक दिस इज रफली फाइन, और मेजॉरिटी आपके क्वेश्चंस मैनेजमेंट के ही होते हैं, तो ये आप तकरीबन सब उस पर अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, वी आर लेस, हम फिर 1 मिनट का गैप रह गया, तो चले लेट मी जस्ट चेक. प्रॉब्ली मीटिंग कुछ देर में ख़त्म हो जाएगी तो आई रीस्टार्ट इट अगर, बिकॉज वी स्टिल हैव सम क्वेश्चंस. लास्किन इज जस्ट फॉर रिव्यू डॉक्टर हुसनैन, नॉट कि आप सारा वो करें. हम जस्ट करें कि आप रिवीजन के लिए वो करो और एक्स्ट्रा पॉइंट्स उसमें से ऐड कर लें. लेकिन अगेन हर किसी की प्रेफरेंस डिफरेंट है. आई थिंक शायद आप वही कॉस्मेटिक सर्जरी की क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो हर किसी की अपनी प्रेफरेंस है. किसी को कोई एक बुक पसंद है, किसी को दूसरी पसंद है. तो एंड वो अच्छा, डॉक्टर आयशा फायराम की तो आई थिंक बात पहले से हो चुकी है. अच्छा, द डिफरेंट इश्यूज आई शेयर इन द ग्रुप. यस, इसमें मुझे बड़ी बातें सुनने को मिलती है कि मैं वैसे ही लोगों को टेंशन दे रहा होता हूँ बाय शेयरिंग ऑल दीज आर्टिकल्स. दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन एंड जस्ट